नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। और इससे पहले हम जितने भी टॉपिक हमने कवर अप किए हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन वीडियो को जा कर के देख सकते हो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्रिया होती क्या है, क्रिया का अर्थ क्या है। तो क्रिया का अर्थ होता है करना, और क्रिया का जो निर्माण हुआ है वो धातु से हुआ है। जैसे पढ़ना, ये जो पढ़ है, ये जो शब्द है आपका, ये है आपका धातु, और इसमें हमने ये प्रत्यय लगाया तो ये हमारी एक क्रिया बन गई पढ़ना। देखो, क्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर वाक्य के अंदर क्रिया नहीं होगी तो आपका जो वाक्य है वो पूर्ण नहीं होगा। और दूसरी बात, जो क्रिया होती है आपकी, इसका जो रूप होता है वो लिंग, वचन, कारक और काल, इन सभी से प्रभावित होता है। अर्थात यदि लिंग बदलता है तो आपकी क्रिया बदल जाएगी, यदि आपका वचन बदलता है तो आपकी क्रिया बदल जाएगी, अगर आपका कारक बदलता है तो आपकी जो क्रिया है बदल जाएगी। वैसे ही जो अगर आपका काल बदलता है तो आपकी क्रिया जो है बदल जाएगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो क्रिया है आपकी वो एक विकारी शब्द है। और जब हम बात करते हैं क्रिया की परिभाषा के बारे में, तो इसकी एक परिभाषा ये निकल के आती है कि क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या ना होने की स्थिति का बोध कराते हैं, वो आपकी क्रिया कहलाती है। और अगर हम बात करते हैं भेद के बारे में, तो क्रिया को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पे, और दूसरा आपका प्रयोग के आधार पे। अगर हम कर्म के आधार पे बांटते हैं तो क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अगर हम प्रयोग के आधार पे देखते हैं तो संयुक्त, सहायक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म के आधार पे। तो जैसे कि हमने देखा कि कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार की होती है, और उसमें सबसे पहले आता है अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता वो आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगर इसको सरल भाषा में बोला जाए तो जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया हो लेकिन कर्म ना हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया यहाँ पे करता है, उड़ती है, ये क्रिया है। यहाँ पे हमारा जो कर्म है वो मिसिंग है, तो ये जो वाक्य होगा वो आपका अकर्मक वाक्य होगा। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे अकर्मक क्रिया है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर बढ़ता है, वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया होती है। और इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी वाक्य के अंदर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राहुल खाना खा रहा है, यहाँ पे राहुल करता है, खाना यहाँ पे कर्म है, और खा रहा है क्रिया है। अगर यहाँ पे तीनों चीज प्रयोग हैं तो ये आपकी सकर्मक क्रियाएं होंगी। तो अगला एक सवाल आपका आ सकता है कि हम किसी वाक्य के अंदर क्रिया अकर्मक है, सकर्मक है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। देखो,
अगर आप कोई भी वाक्य है उसके पीछे क्या या किसी से प्रश्न करते हो लगा करके, अगर वो आपको जवाब मिल जाता है तो आपका सकर्मक होगा। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो वो आपका अकर्मक होगा। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, अगर हम इसको क्या से प्रश्न करते हैं यहाँ पे, अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, तो अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। तो इस तरह से ये जो वाक्य है इसमें जो क्रिया है इसके अंदर वो आपकी सकर्मक होगी। जैसे एक एग्जांपल इसको देख सकते हैं, रमेश दौड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि रमेश क्या दौड़ रहा है, तो कोई एक सेंस निकल के नहीं आ रहा है, अर्थात यहाँ पे हमारी जो क्रिया होगी वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं प्रयोग के आधार पे। तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी संयुक्त क्रिया। तो जब हम संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, इसमें आपकी जब दो या उससे अधिक क्रियाएं मिलकर के किसी क्रिया को पूरा करती हैं वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे शंकर ने खाना बना लिया, तो यहाँ पे जो शब्द है बना लिया, ये आपकी संयुक्त क्रिया के अंदर आएंगी। अगला आता है आपका सहायक क्रिया। किसी वाक्य का वो पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूरा करता है वो आपकी सहायक क्रिया होती है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है, तो यहाँ पे जो ली है शब्द है ना, ये आपका सहायक क्रिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जिनके प्रयोग से वाक्य में ये पता चलता है कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी और से कार्य करवाता है, वो आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वहाँ पे। जैसे वह अपने भाई से पत्र लिखवाता है, ये जो आपका शब्द है अपने भाई से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पे आपकी प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसका प्रयोग हुआ है। अगली आती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है, तो जो क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसकी एक पहचान यह होती है कि पूर्वकालिक क्रिया में जो कर धातु का जो प्रयोग है वो होता है आपका। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो ये जो क्रिया है आपकी पहले हुई है नहाना, तो यहाँ पे कर लगा दिया है पूजा की, तो यहाँ पे हमारी जो नहाकर है ये एक पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। और तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी तक। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया को हम दो आधार पे बांट सकते हैं, कर्म के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। जब हम कर्म के आधार पे बांटते हैं तो दो प्रकार की होती है, इसमें अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता, अर्थात वाक्य के अंदर आपको कर्ता मिलेगा, क्रिया मिलेगी, पर कर्म नहीं मिलेगा आपको। वहीं सकर्मक क्रिया के अंदर आपको वाक्य में कर्ता मिलेगा, क्रिया मिलेगा, कर्म मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें इसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म होता है। और जब हम बात करते हैं इसके पहचान के बारे में, तो इनकी पहचान हम क्या और कैसे शब्द को लगा करके हम जान सकते हैं कि इसमें क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक। और जब हम प्रयोग के आधार पे क्रिया की बात करते हैं तो इसकी चार भेद होते हैं। इसमें संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का काम करती है तो संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे
जब एक क्रिया को दूसरी क्रिया की सहायता लेनी पड़े अपने वाक्य को पूरा करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी सहायक क्रिया होती है। जब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब वाक्य के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपना कार्य करवा रहा होता है, तो वहाँ पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जब हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, तो पूर्वकालिक क्रिया में जो पहली क्रिया है उसको पूरा करके वाक्य के अंदर कर्ता दूसरा काम कर रहा होता है, तो वहाँ आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए, हाथी सो रहा था। ऑप्शन बी, वह छत पर है। ऑप्शन सी, हाथी नहाता है। ऑप्शन डी, राम कार चलाता है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप या तो क्या शब्द या कैसे शब्द, इससे पर आप जब भी प्रश्न करोगे तो आपको वाक्य का पता चल जाए कि वहाँ पे जो क्रिया है वो अकर्मक है सकर्मक। तो जैसे मैं यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, राम कार चलाता है, तो यहाँ पे मैं प्रश्न करता हूँ राम क्या चलाता है, तो मेरे को जवाब मिल रहा है यहाँ पे कि कार चलाता है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, हाथी नहाता है, तो हाथी क्या नहाता है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे सेंस, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, वह छत पर है, वह क्या है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है हमको। हाथी सो रहा था, हाथी क्या सो रहा था, या फिर कहूँ कि हाथी कैसे सो रहा था। दोनों ही स्थिति में मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए, वह सीता से पत्र लिखवाती है। ऑप्शन बी, तोता उड़ता है। या ऑप्शन सी, बच्चा सोता है। या ऑप्शन डी, बच्चा खेलता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य है। ऑप्शन ए, राम गाना गाता है। या ऑप्शन बी, रमेश पढ़ाई करता है। या ऑप्शन सी, सीता खाना खाती है। या फिर ऑप्शन डी, मोहन नहाकर चला गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए, अकर्मक। ऑप्शन बी, सकर्मक। ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक। या ऑप्शन डी, पूर्वकालिक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए, अकर्मक। क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं वह क्या में उड़ता है, तो कोई इस बात का सेंस नहीं बनता। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कैसे से, तो वह कैसे में उड़ता है, तो ये भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो आपकी अकर्मक होगी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन ए, भयंकर। ऑप्शन बी, उभर कर। ऑप्शन सी, करती हुई। ऑप्शन डी, के रूप में। तो पूर्वकालिक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें जो कर है, कर प्रत्यय लगा होता है। जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें से बस एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे कर लगा है, वो है आपका उभर कर। तो जो कि हमारा होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए, एक। ऑप्शन बी, दो। ऑप्शन सी, तीन। ऑप्शन डी, चार। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका दो। अगला क्वेश्चन है, माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए, पूर्वकालिक। ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक। ऑप्शन सी, सहायक।
या ऑप्शन डी संयुक्त। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका प्रेरणार्थक, क्योंकि जब भी वाक्य के अंदर एक व्यक्ति अपना काम दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो वहाँ पे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन आता है, क्रिया कैसा शब्द है? ऑप्शन ए अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, या ऑप्शन सी विशेषण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका वी विकारी। अगला क्वेश्चन आता है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी शब्द, या ऑप्शन डी रूप। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका पी धातु। तो ये था वीडियो आपका आज के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।